हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस पे। स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन। ये नोट्स पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान जो सिंगल लाइनर में आपको मिल रहा है बराबर, और इसमें जीके जीएस का जो है एनसीईआरटी पे बेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी जो है टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए हैं कि आपको जितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो जो है मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें वेद सामान्य ज्ञान हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं, शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है विश्व तथा भारत का भूगोल कंप्लीट करा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, इसमें संविधान और अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट। विश्व तथा भारत के इतिहास में आज जो है मध्यकालीन इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है शामिल करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसकी बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो मध्यकालीन इतिहास में देखिए, अरबों और सिंध का विजय देख चुके थे, मोहम्मद गौरी देख चुके थे, महमूद गजनवी देख चुके थे पहले ही। और आज जो है हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करने हैं। तो बने रहे प्यारे साथियों। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? 1286 और 1526 तक, लगभग 300 वर्षों तक चली। कितना? 1286 1526 तक। इसमें 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया। पहला क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, और उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद जो है सैयद वंश, और लास्ट में लोधी वंश। सबसे लास्ट में कौन सा? लोधी वंश था। इन सबको हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से शासक कितने वर्षों तक शासन किए। देखिए, गुलाम वंश का जो है 84 वर्षों तक शासन रहा। खिलजी वंश का 30 वर्ष 5 शासक हुए, और तुगलक वंश का जो है 94 वर्ष 9 शासक हुए, और सैयद वंश जो है 37 वर्ष चला था। लोधी वंश जो है 76 वर्ष चला था। तो 76 वर्षों तक चला था। सबसे कम समय तक शासन जो है खिलजी वंश ने किया था। तो ये चीजें आप याद कर लेने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये मामलूक तुर्क था। कौन सा? ये आयत का नजर कौन सा तुर्क था? तो ये बताएं, मामलूक तुर्क था। गुलाम वंश की जानकारी मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में मिलती है। गुलाम वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में मिलती है, जिसमें ऐबक को हातिम ताई कहा गया है। क्या? ऐबक को हातिम ताई की संज्ञा दी गई है। वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उससे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्या? लाखों का दान देने वाला। इसके उदाहरण से लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन के ऐबक की राजधानी क्या थी? तो बताओ, लाहौर थी। अब बात करते हैं 1208 में गौरी के भतीजे गैसुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति देकर सुल्तान की उपाधि दी। क्या है इसमें? देखिए, गैसुद्दीन महमूद ने जो है, गौरी के भतीजे गैसुद्दीन महमूद ने उस ऐबक को क्या दिया था? मुक्ति देकर सुल्तान की उपाधि धारण किया था। यानी पहले दास था, लेकिन दास्ता से मुक्ति दिला दे दिया। तो ये पूछा जाता है किसने मुक्ति दी थी? तो गैसुद्दीन महमूद ने दी थी। ये किसका भतीजा था? तो गौरी का, मोहम्मद गौरी का भतीजा था। अब बात करते हैं 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हुई, घोड़े से हुई। अब बात करते हैं, देखिए, हाथियों का दान देने के कारण ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता था। यह हाथी भी दान देता था, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? पील बख्श कहा गया था। और ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का देवता होता है। तो ऐबक का अर्थ भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट ही सब शामिल किए गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। उसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। देखिए, कुतुब मीनार का नामकरण किससे किया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया। अब वहीं पर बात करते हैं, ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? तो आप बताओगे। दिल्ली में बनवा, अजमेर में बनवाया था। तो दोनों चीजें याद कर लेना है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पर? तो अजमेर में बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ नहीं था, ऊपर का पार्ट तोड़ के उसी को 2.5 दिन के अंदर बनवा दिया जाएगा, तो इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। अब बात करते हैं, और ये याद करके रखना, अजमेर में ऐबक का दरबारी हसन निजामी ने ताजुल मुसारिर की रचना जो है की। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? आप बताएंगे। लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो आप बताएंगे कहाँ। देखिए, मकबरा वगैरह अक्सर जो है सुल्तानों के पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जो एक प्रकार का अयोग्य शासक था। अब इसके बाद आता है
आराम शाह के बाद क्या था, केवल ये 8 महीने तो शासन करता आराम शाह, विशेष की कोई भी उपलब्धि नहीं। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। कब आता है? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक 25 वर्षों तक जो है इसने शासन, 25 वर्ष जो है अब बात करते हैं शासन किया। इल्तुतमिश ऐबक का दास था और बाद में दामाद भी बना। कौन? यही जो है इल्तुतमिश पहले क्या था, उनका दास था, बाद में इन्हीं का दामाद भी बना था। और ये उस समय जो है बदायूं का गवर्नर था और शमसी वंश का था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो आप बताओ। शमसी वंश का था और ये पहले राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था और ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। अब बात करते हैं, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और जिसका पूरा नाम जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। देखिए, शमसी वंश का था, इससे आप याद करिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। अब वहीं पर बात करें, इल्तुतमिश पहला शासक जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा सुल्तान से क्या किया था, बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान पद की स्वीकृति किसने प्रदान की थी? तो बताओ, इल्तुतमिश ने ही बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की जो है स्वीकृति प्रदान किया था। अब बात करते हैं, बगदाद खलीफा बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि दिया था। इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दिया था? सुल्तान आजम की उपाधि किसने दिया था? तो बगदाद के खलीफा बिल्लाह ने। अब वहीं पर बात करते हैं, मंगोल शासक चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जो है मांगवनी पीछा करते हुए भारत आया और इसने इल्तुतमिश मांगबरनी जो है चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार मांगबरनी का जो है पीछा करते हुए भारत आया। इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण देने से मना करके साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से क्या कर दिया था? रक्षा कर लिया था। मंगोलों से आक्रमण से रक्षा कैसे? मांगबरनी जो है राजकुमार यहाँ भारत भाग के आया कि हमको बचा लेंगे, उन्होंने ना बचा के तो चंगेज खां से एक प्रकार की दोस्ती हो गई और आक्रमण जो है नहीं हुआ। अब वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं, इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसका नाम तुर्के चहलगानी था। तुर्के चहलगानी किसने बनाया था? तो बताओगे, इल्तुतमिश ने बनाया था। ये सरदारों का ग्रुप था। और वहीं पर इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया और तांबे का सिक्का तथा जीतल वही चांदी का सिक्का टाका के नाम से चलवाया। देखिए, तांबे के सिक्का क्या होते थे उसको जीतल कहते थे, चांदी के सिक्का को टका के नाम से चलवाया इसने। और इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने सोने के अरबी सिक्के चलाए और स्वयं नासिर उल मोमिन घोषित कर दिया। नासिर उल मोमिन किसने घोषित किया अपने आप को? तो इल्तुतमिश ने ही नासिर उल मोमिन घोषित कर दिया था। तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए, फिर से आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसका देखिए फिर से, इसका जो है संपूर्ण नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और इसने जो है बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान आजम की उपाधि धारण किया था। इसी समय चंगेज खां जो भारत में मांगवरनी का पीछा करते हुए भारत में घुसा, लेकिन इसने जो है मांगवरनी का सहायता न करके चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं लिया। इसने 40 गुट की स्थापना किया, 40 सरदार का गुट बनाया, इसे 40 ग्रुप रखा गया या 40 तुर्के चहलगानी। इसे तुर्के चहलगानी कहा जाता था। इसको उपाधि किसने अपने आप को घोषित किया? तो नासिर उल मोमिन के नाम से घोषित किया। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी, इसको याद कर लीजिएगा। इल्तुतमिश ने इफ्ता व्यवस्था प्रारंभ किया जिसके तहत नगद वेतन की जगह सैनिकों की को भूमि दी जाती थी। अब वहीं पर इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में जो है नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया। नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया जो भारत में बना था, मकबरा था। इल्तुतमिश से न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे और इसने उज्जैन का महाकाल मंदिर ध्वस्त करा दिया था। कितने देखिए कहा गया, इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी में जो नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया और भारत में बना पहला मकबरा था। अब वहीं पर बात करते हैं, तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र जो है धारण करते थे और इसने उज्जैन का महाकाल मंदिर को क्या कर दिया था? ध्वस्त करवा दिया था। ये भी एक प्रकार का बुत शिकन ही कह सकते हैं। मंदिर तोड़ने वाले को क्या बुत शिकन कहते हैं। इल्तुतमिश से न्याय, अच्छा ये तो हो चुका। इल्तुतमिश की मृत्यु 1226 ईस्वी में हुई जिसका मकबरा जो है कहाँ था? मदरसा ये मुइजी नाम से जाना जाता, मदरसा मुइजी के नाम से जाना जाता था इसके मकबरे को। और इसका इल्तुतमिश का मकबरा का सबसे बड़ी बात याद करना है तो दिल्ली में था इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था,
इसका उत्तराधिकारी था, लेकिन ये प्रकार का अयोग्य था, इसीलिए इसकी बेटी रजिया सुल्ताना को जो है 1236 से 1240 तक इसकी बेटी रजिया सुल्ताना बनी। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला जो है मुस्लिम शासिका बनी थी, दिल्ली पे शासन किया था जिसने। ये कितकी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी, और जिससे सरदार जो थे 40 सरदार वो बहुत ज्यादा इससे खिन्न हो गए और इसको हटाने प्रयास करने लगे। रजिया ने अबिसिनिया निवासी जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखोर नियुक्त कर दिया। किसके? तो रजिया ने अबिसिनिया का निवासी था जलालुद्दीन याकूत को जो क्या कहते अमीर आखोर यानी घोड़ों अस्तबल का जो है मुखिया नियुक्त कर दिया। बठिंडा के सूबेदार अल्तोनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। जब विद्रोह दबाने के लिए रजिया ने अल्तोनिया के साथ विवाह कर लिया। देखिए विद्रोह दबाने के लिए इसने बहुत अच्छा तरीका अपनाया, कहा कि विद्रोह भी लड़ाई भी ना करना पड़े, इसलिए शादी का प्रस्ताव दे दिया। तो इससे क्या हुआ, अल्तोनिया से किससे शादी किया तो आप बताओगे, रजिया ने, भटिंडा का सूबेदार था। अब वहीं पर बात करते, अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया व उसके पति अल्तोनिया की हत्या जो है कैथल के पास कर दिया गया था। इसके पति की भी हत्या कर दी गई कब, 1240 में। इनका चैप्टर क्लोज हो गया। और वहीं पर रजिया के बाद बहराम शाह दिल्ली का शासक बना, और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 में दिल्ली सल्तनत का जो है शासक बना। तो ये चीज रजिया के बाद कौन बना था, बहराम शाह बना था। अब बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में बात कर लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है संत प्रवृत्ति का सुल्तान था, जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। नसीरुद्दीन 1246 से 66 2 वर्ष 20 वर्षों तक रहा। महमूद शाह बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसीरुद्दीन से कराया। बलबन ने अपने पुत्री का विवाह किससे करवाया था, तो बताओ, बलबन नसीरुद्दीन महमूद शाह से करवाया। और वहीं पर बात करते हैं, नसीरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, और इसके दरबार में मिनहाज सिराज रहता था। और वहीं नसीरुद्दीन के शासन काल में ही हलाकू नामक मंगोल आक्रमण जो है कारी ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे बलबन जिसको किसने, बलबन ने हरा दिया था। किसको, मंगोल को, इसे कारी को। अब इसके बाद बनता है इसका, इनके ससुर बनते हैं, बलबन बनते हैं। सूर्यदून के बाद बलबन बनते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात चलती है, गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा शासक था, जो इलबरी तुर्क था। देखिए बलबन कौन सा तुर्क था, ये सब चीजें याद कर रखना है, किस वंश का था, तो इलबरी तुर्क था। इसका वास्तविक नाम क्या था बलबन का, बहाउद्दीन। देखिए बा से बलबन, बा से बहाउद्दीन, इजीली याद कर सकते हैं। बलबन का नाम क्या था, बहाउद्दीन था। सर्वप्रथम तुर्क चहलगानी के 40 तुर्कों के दल को एक एक करके समाप्त कर दिया। तुर्क चहलगानी को किसने नष्ट कर दिया था, तो आपको बता दें, बलबन ने नष्ट कर दिया था। बलबन ने विरोधियों को कुचलने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त यानी कि जो विरोधी खटाक से निपटा दो, उसको दुनिया से हटा दो। बलबन ने दैवीय राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया। इसने कहा कि राजा जो है होता है ईश्वर का स्वरूप होता है, और अपने आप को जिल्ले इलाही ईश्वर का जो है दूत घोषित कर दिया। बलबन ने दरबार में सिजदा और पोबोस प्रथा का प्रचलन किया, यानी कि जाओगे तो राजा के सामने झुक के ही बात करोगे और दंडवत प्रणाम करोगे, लेट के कराया। ईरानी त्योहार नवरोज की शुरुआत इसी ने किया था। ईरानी त्योहार कौन सा था, तो नवरोज का ही जो है इसने शुरुआत किसने किया भारत में, तो आप बताओगे, बलबन ने। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन नामक कवि रहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, अमीर हसन, तो आप बताओगे बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन अपने शासनकाल में दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग और दीवाने बिजात वित्त विभाग एवं दीवाने अर्ज सैन्य की स्थापना इसी ने किया था। कौन कौन से देखिए फिर, दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग, दीवाने बिराज यानी वित्त विभाग, और दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना इसने किया। और वहीं पर बात करते हैं, बलबन उत्तराधिकारी कौन था, कैकोबाद था। अंतिम मुगल वंश का शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर था। अंतिम देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक का तो शमसुद्दीन कैमूर था। और वहीं पर बात करते हैं बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, कैकोबाद था। तो इनको याद कर लेना है।
अब वहीं पर अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ डिस्कस कर लें। अमीर खुसरो का जन्म आप जानते हैं एटा पटियाली गांव में हुआ था, जिसे तोताए हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता, तो बताओगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो बलबन के दरबार से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक लगभग 7 राजाओं का कार्यकाल देख चुका था। कौन सा? अमीर खुसरो। 7 राजाओं, 7 या कह सकते हैं 8 कहीं मिलता है, तो 7 राजाओं का कार्यकाल था। अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और कव्वाली गायन शैली के जनक, इनका मूल नाम अबुल हसन था। कव्वाली गायन के जनक कौन है, तो बताओगे अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे, और इनको किसका जनक माना जाता था, तो अब बताओगे कव्वाली का गायन का, और इनका मूल नाम क्या था, अबुल हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो बताओगे अबुल हसन था। अब बात करते हैं, अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया। सितार व तबले का आविष्कार किसने किया, आप बताओगे अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूप सिपेहर में भारत का स्वर्ण उद्यान कहा। नीप सिपेहर में जो है भारत को स्वर्ण का उद्यान कहा था। किसे? भारत को स्वर्ण का उद्यान किसने कहा, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं तारीखे अलाई व तुगलकनामा व देवरानी व आवाज़े खुसरकी की रचना किया। किसने? अमीर खुसरो ने। कौन कौन से? तारीखे अलाई, तुगलकनामा और देवराली व आवाज़े खुसरकी। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले ले, बार बार पढ़ते रहे जूम करके। अब देखिए एक वंश हमने पढ़ लिया, कौन सा? गुलाम वंश। अब गुलाम क्या आता है? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बाद हम खिलजी वंश को देख लेते हैं। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 में इसने किलो खोरी को में राजारोहण हुआ इसका। किसका? किलो खोरी के में, कहां पर इसका ये राजा बना था, वहीं पर राजारोहण हुआ था। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला सुल्तान था। कौन? खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन ने ईरान के फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचला दिया था। जलालुद्दीन ने ईरान के फकीर सीदी मौला को जो है किससे? हाथी के पैरों के नीचे कुचला दिया। जलालुद्दीन ने 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण को क्या कर दिया था? विकल मंगोलों को हराया किसने, तो आप बताओगे जलालुद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पर बात करते हैं 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान में रामचंद्र देव को पराजित किया और अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। अपने चाचा की हत्या ही करके, चाचा तथा ससुर भी थे, इनकी हत्या करके कहां पर? गद्दी पर बैठा था 1296 में। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, यही तो जलालुद्दीन थे, इन्हीं का भतीजा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का फिरोज शाह खिलजी का बेटा ही क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में कौन बैठा, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और ससुर भी थे वो। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम जो है अली गोरसाफ था। इसके बचपन का नाम क्या था? अली गोरसाफ था, जिसका राजारोहण जो है बलबन के लाल महल में हुआ था। बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। किसने? अलाउद्दीन ने। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता और नवीन धर्म चलाने की योजना की थी, मगर काजी अलाउल मुल्क के कहने पर जो है योजना इसने त्याग दिया था। विश्व विजेता था क्या, तो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन काजी अल्लाह उल मुल्क के जो है कहने पर इन्होंने ये भावनाएं त्याग कर दी। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने की अस्थाई नींव रखा। किसने? पहले सेना को नगद वेतन देने का कोई अस्थाई नींव नहीं था, पहले जो है ना जागीरें दी जाती थी, और इसने जो है अस्थाई वेतन देना शुरू किया। अब बात करते हैं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर था, जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, जिस कारण से इसे जो है अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, और उसके दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर एक प्रकार का हिजड़ा था, जिससे कह सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों को होलिया लिखवाने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ा दागना, घोड़ा दागने के बाद कि घोड़ा जो है फला व्यक्ति को ही असाइन किया गया, इससे पता चलेगा। और होलिया लिखवाने यानी कि
घोड़े की पूरी घोड़ा कौन सा है सब कुछ उसके बारे में लिखा रहता, घोड़े का निशान क्या है, सब चीजें जो इसमें लिखी जाती थी। नहीं तो पता चलता एक घोड़ा होता था और 10 सैनिक कहते थे मेरा घोड़ा है और उससे जाके सैली ले लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिससे निपटने के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा लौह और रक्त की नीति अपनाई, किसके प्रति, मंगोलों के प्रति। अब वहीं पर बात करते हैं अपना, इसके समय मंगोल शासक कौन था, दवा खां था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर से किससे, तो प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। धर्म को राजनीति से अलग रखने वाला व्यक्ति होता तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ अभियान किया, जहां का शासक राणा रतन सिंह था और उसकी पत्नी राणा पद्मावती थी। 1303 में किस पे, मेवाड़ के अभियान किया और वहां के राजा क्या थे, राजा रतन सिंह तथा उनकी पत्नी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और रानी पद्मावती का भी जिक्र किया किसमें, तो आप बताओगे मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक पुस्तक में। अब वहीं पर बात है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने उस समय के लिए 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन को, जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और स्वयं उसका संरक्षक बनकर रहा, कौन, मलिक काफूर। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना, मुबारक खिलजी बना। बर्नी मुबारक खिलजी के बारे में लिखता है कि वह कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ता और कभी स्त्री के कपड़े पहन के आ जाता था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करने का पहला मुस्लिम था। मुबारक खिलजी क्या था, खलीफा अपने आप को घोषित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। खुसरो खिलजी का अंतिम शासक था। खुसरो कहा था खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब उसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्य वगैरह देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित किया और माप तौल पर नजर रखने के लिए अधिकारी मोहतिब नियुक्त किया था, नाप तोल कर। इसके राज्यकाल में कोई कम तोलता था उतने मांस जो है उसके शरीर से निकाल दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बिक्री के लिए साहना मंडी नामक बाजार बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर देता था। देखिए आज जितना हो तो उसका 50% जो है अलाउद्दीन खिलजी लेता था। खन तथा लूट व धन की 1/4 से बढ़ाकर, यानी कि कोई लूट के धन लाता 3/4 भाग जो है सरकार अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता है, लूट का पाट का धन। राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्त खराज नामक जो अधिकारी नियुक्त किया था। कौन से, राजस्व एकत्रित करने के लिए मुक्त खराज। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा तथा 1000 खंबा का निर्माण किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे, दुधारू पशुओं पर जिसे चराई कर और झोपड़ियों पर घरी कर लगाए जाते थे। दुधारू पशुओं पर चराई कर लगता था और झोपड़ियों पर घरी कर लगता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किया था। दीवानी रियासत की स्थापना किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसके बाद हम प्यारे साथियों तुगलक वंश देखेंगे, यानी पूरा जो है दिल्ली सल्तनत खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद अन्य जितने हैं टॉपिक वाइज हम करते रहेंगे। उसके बाद दिल्ली समय के समकालीन देखेंगे, धीरे धीरे करके हम जो है इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो बने रहें, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।